प्रिय छात्रों एवं मित्रों, मैं रामानुज पांडे आज आप लोगों को अपराध के आवश्यक तत्वों में से एक दुराशय अर्थात मेंसरिया अर्थात मनः स्थिति के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करूँगा, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एवं अन्य परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगा। तो सबसे पहले अगर दुराशय की बात करें तो हमें इसके इतिहास को जानना होगा। अगर हम प्रारंभिक काल की बात करते हैं तो प्रारंभिक समय में आंग्ल एवं यूरोपीय आपराधिक विधियों में पशुओं पर भी दंड आरोपित करने के उदाहरण हमें मिलते हैं। यानी वहाँ अपराध के लिए मानव को तो दंडित किया ही जाता था, पशुओं को भी दंडित किया जाता था। यहूदी विधि में हमें मिलता है कि अगर कोई बैल किसी को मार दे तो उसको दंड स्वरूप पत्थर से मारकर उसकी जान ले ली जाती थी। इसके साथ ही अतिरिक्त सजा के रूप में कोई मानव उसका मांस नहीं खाता था। स्टेलवियो में सन 1915 ईस्वी में चूहों पर मुकदमा चलाया गया था और बाकायदे चूहों की तरफ से वकील भी रखे गए थे उनके बचाव में। तो इस तरीके के उदाहरण हमें आंग्ल एवं यूरोपीय आपराधिक विधियों में मिलता है। इस समय कोई जानवर अगर घात लगाकर दूसरे जानवर की हत्या कर देता था तो उसे भी दंडित किया जाता था। अगर कोई बैल किसी के खेत में चला जाता था तो उसका एक कान काट लिया जाता था। अगर यही अपराध वही बैल दूसरी बार करता था तो उसका दूसरा कान भी काट लिया जाता था। इस तरह से उस समय आपराधिक विधि में दुराशय का बहुत महत्व नहीं था। यूँ कहिए दुराशय का महत्व ही नहीं था, पर ऐसे उदाहरण हमें भारत में देखने को नहीं मिलते। प्राचीन आंग्ल दंड विधि में जो दंड था वो कठोर दायित्व के सिद्धांत पर आधारित था, क्योंकि कठोर दायित्व में आशय के बिना भी दंड दिया जाता है और इसमें मान लिया जाता है कि सभी मामले में आशय समाहित है। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई आपराधिक कार्य करता है तो उसका आशय जरूर रहा होगा। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो दुराशय है, मेंसरिया का जो सिद्धांत है, दुराशय का जो सिद्धांत है, इसकी उत्पत्ति कोक के एक्टस नॉन फैसिट रियुम निसी मेंसरिया से हुई है और कोक ने अपना यह सिद्धांत ऑगस्टीन के उपदेश से लिया है और ऑगस्टीन का उपदेश था रियुम लिंगम नॉन फैसिट निसी मेंसरिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर बनाम अलाडे के बाद में न्यायाधीश लॉर्ड अर्विंजर ने कहा है कि ये जो दुराशय का सिद्धांत है कि तब तक कोई कार्य अपराध नहीं है जब तक मन अपराधी न हो।
और लॉर्ड अर्विंजर ने कहा कि यह जो सिद्धांत आंग्ल विधि में है वह आंग्ल विधि से भी पुराना है, यानी आंग्ल विधि में यह प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है कि अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह अपराध तभी होगा जब उस अपराध करने का दुराशय उस व्यक्ति के मन में हो। तो इस तरह से यह जो दुराशय का सिद्धांत है वह 2 सूत्रों पर आधारित है। पहला सूत्र है एक्टस नॉन फेसिट रियुम निसी मेंसिट्रिया, अर्थात मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है यदि अपराध करने का आशय न हो। यानी केवल कार्य करना अपराध नहीं होता है अगर आशय न हो। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, नींद में सोया हुआ है और नींद में उसे जगने की बीमारी है, वो नींद में जगता है और बगल में सोई अपनी पत्नी का गला दबा देता है और फिर सो जाता है। उसे पता ही नहीं होता है कि वह कौन सा कार्य कर रहा है, तो ऐसे में वह व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाए। तो जो पहला सिद्धांत है एक्टस नॉन फेसिट रियुम निसी मेंसिट्रिया, यह जो सिद्धांत है वह सिद्धांत लिया गया था पेजेंट बनाम फाउलर के केस से। फाउलर बनाम पेजेंट के केस से लिया गया था और 1798 ईस्वी में लॉर्ड केनियन ने इसी मामले में निर्णय दिया था कि कृत्य यानी कार्य एवं आशय दोनों संगामी होना चाहिए, तभी कोई कार्य अपराध होता है। अब जो दूसरा सिद्धांत है इसका वह है एक्टस मी इन्वाइटो फैक्टस नॉन इस्ट मेंस एक्टस, अर्थात मेरे द्वारा मेरे इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। अगर हमारी इच्छा नहीं है और फिर भी हमें कार्य करना पड़ता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। अब इस बात को समझिए कि एक लुहार है और डाकुओं की टोली लुहार को पकड़ लेता है और उसको ले जाकर उससे किसी व्यक्ति का दरवाज़ा तोड़वाता है। तो लुहार ने अपनी इच्छा से दरवाज़ा नहीं तोड़ा है, लुहार के कनपटी पे बंदूक रख के उस दरवाजे को तोड़वाया गया। तो वह जो कार्य लुहार द्वारा दरवाज़ा तोड़ने का किया गया है, अगर लुहार व्यक्तिगत रूप से करता तो वह अपराध होता, लेकिन चूंकि उसने जो कार्य किया उसने अपने मस्तिष्क से नहीं किया, वो डाकुओं के धमकाने पर किया, मृत्यु के भय से किया, इसलिए वह लुहार अपराधी नहीं माना जाएगा। अब चूंकि जो दुराशय है इसमें सबसे पहले आशय की बात आती है, इंटेंशन की बात आती है, और आशय ही जब दुराशय हो जाता है तो उसे हम मेंसिट्रिया कहते हैं। तो स्टीफेन महोदय आशय को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि आशय इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी प्रत्यक्ष कार्य को निर्देशित करती है, यानी आशय इच्छा से जुड़ी हुई है। और इच्छा क्या है, इसे स्टीफेन महोदय ने इच्छा को परिभाषित करते हुए कहा है, इच्छा चेष्टा के पर्यायवाची के रूप में बहुधा प्रयुक्त होती है जो किसी स्वैच्छिक कृत्य को पूर्वगामी या उसकी संगामी है। तो जो इच्छा है उससे चेष्टा उत्पन्न होती, उत्सुकता उत्पन्न होती है, और यह स्वैच्छिक कृत्य होता है जो कि उस कार्य के
पहले या उसके साथ साथ होता है। यानी आशय के बाद इच्छा जागृत होती है और इच्छा के बाद व्यक्ति चेष्टा करता है। चेष्टा की परिभाषा देते हुए ऑस्टिन ने कहा है, गतियाँ इच्छाओं का अनुसरण करती हैं। वे तभी गतिशील होती हैं जब हम उनके गतिशील होने की कामना करते हैं। ये कामना ही चेष्टा है एवं इच्छा के फलस्वरूप हुई गति ही कृत्य है। अब सबसे पहले हम आशय को देखते हैं। हमारे अंदर अपराध करने का आशय उत्पन्न होता है। आशय के बाद इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से हम चेष्टा करते हैं अपराध करने का, और चेष्टा से जो गति उत्पन्न होती है उससे हम जो कार्य करते हैं वही अपराध हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आशय और प्रयोजन दो चीज़ें जो होती हैं वह अपराध में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्रयोजन को परिभाषित करते हुए स्टीफेन महोदय ने कहा है, प्रयोजन वह संवेग है जो इच्छा की कार्यवाही को प्रोत्साहित करता है, जो इच्छुक व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य है। प्रयोजन अर्थात हेतु, मोटिव, और मोटिव क्या होता है? किसी कार्य करने का अंतिम उद्देश्य। जैसे हम किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो हत्या का अंतिम उद्देश्य क्या है? कि वो हमारा दुश्मन है और हम उससे बदला लेना चाहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी को मार डालता है तो आशय उस कृत्य को निमंत्रित करता है और प्रयोजन वह उद्देश्य है जो अपराधकर्ता के मस्तिष्क में था। जैसे किसी अभिलाषा को पूरा करना, जैसे किसी से बदला लेना। अब अभिलाषा क्या है? कि आप धनवान होना चाहते हैं और इसके लिए आप करते क्या हैं? आप चोरी करते हैं, लूट करते हैं। तो चोरी और लूट आपका आपराधिक कृत्य है और प्रयोजन या हेतु या मोटिव क्या है? आपका धनी होना। इस तरह से हम देखते हैं कि जो दुष्प्रयोजन होता है दुष्प्रयोजन जो होता है वह दंडित नहीं करता है और सुप्रयोजन क्षमा नहीं करता है। अगर आपका प्रयोजन अच्छा नहीं है तो इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि आप दंडित होंगे। अगर आपका प्रयोजन बुरा है तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा दंडित होंगे, और आपका प्रयोजन अच्छा है तो ये जरूरी नहीं है कि आप दंड से बच जाएंगे। अब देखिए, प्रयोजन हमारा अच्छा है तो भी हम दंडित हो सकते हैं। कैसे? आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक स्टोरी पढ़ा होगा। एक डाकू था, उसका नाम था रॉबिन हुड, और वो धनिकों को लूटता था और गरीबों में पैसे बांटता था। तो उसका प्रयोजन तो अच्छा था कि वह गरीबों की मदद करता था, लेकिन उसका कार्य आपराधिक था और उसे दंडित किया जा सकता है। दंडित किया गया होगा क्योंकि वो लूट करता था, डकैती करता था। इसी तरीके से एक केस आया सम्राट बनाम रघुनाथ का मामला, जिसमें एक हिंदू व्यक्ति है, वो एक मुस्लिम के घर बंधी हुई गाय को इसलिए उसके घर से हटा देता है कि उस गाय का वध न होने पाए। उसका प्रयोजन तो अच्छा था कि वो गाय का जीवन बचाना चाहता था, लेकिन उसका कार्य जो था
वो आपराधिक था। तो अच्छा प्रयोजन हमेशा दंड से बचाता नहीं, कभी कभी अच्छा प्रयोजन होने पर भी व्यक्ति दंडित हो जाता, और बुरा प्रयोजन हमेशा दंडनीय नहीं होता है। अब बुरा प्रयोजन क्या है कि एक जल्लाद है, न्यायालय के आदेश से किसी व्यक्ति को फांसी चढ़ाता है, तो उसका प्रयोजन तो बुरा ही है कि वो जब जाता होगा, रस्सी उसके गले में बांधता होगा, तो उसके दिमाग में यही होता होगा कि वह उसको जल्दी से फांसी पर लटकाए और उसकी हत्या कर दे, उसकी जान ले ले। तो यहाँ उसका प्रयोजन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वह दंडित नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक केस था कि एक व्यक्ति एक विद्यालय खोलता है, और विद्यालय इस दुर्भावना के साथ, इस प्रयोजन के साथ खोलता है कि उसके विद्यालय के सामने जो विद्यालय है उसमें बच्चे एडमिशन न ले। तो वो क्या किया कि अपने विद्यालय में 1 वर्ष का फीस माफ़ कर दिया और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने लगा। इससे हुआ क्या कि जो सामने विद्यालय चल रहा था वो टूट गया। तो यहाँ उस व्यक्ति का प्रयोजन अच्छा नहीं था, लेकिन वह दंडनीय नहीं था, उसे दंडित नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से अगर दुराशय का अध्ययन संविधिक अपराध के रूप में अगर हम इंग्लैंड में करें, तो हम देखते हैं कि भारत और इंग्लैंड दोनों जगह दुराशय के बारे में परस्पर न्यायालयों की विचारधाराओं में मतभेद है, और न्यायालय इस पर अपने अलग अलग राय रखते हैं। सबसे पहले अगर इंग्लैंड की बात करें तो हमें 2 केसेस मिलते हैं। पहला केस है सिराज बनाम रुंटजन, 1895 का मामला था, और इस मामले के जो न्यायाधीश थे उनका नाम था न्यायाधीश राइट। और इस मामले में हुआ क्या था कि लाइसेंसिंग अधिनियम 1872 की धारा 16(2) के अंतर्गत सिराज बनाम डी रुंटजन के मामले में एक लड़की को अभियोजित किया गया, और लाइसेंसिंग अधिनियम 1872 की धारा 16(2) यह कहती है कि किसी भी ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी को उसके सीनियर के आदेश के बिना शराब नहीं दिया जा सकता है। एक पुलिस का सिपाही शराब की दुकान पर गया और लड़की ने शराब दिया। यहाँ मामला जब न्यायालय में पहुंचा तो लड़की ने बचाव लिया, और उसने कहा कि जब पुलिस अधिकारी उसकी दुकान पर आया था तो उसकी वर्दी यानी उसका ड्रेस जो था, यूनिफॉर्म जो था, वो अस्त व्यस्त था, और उसने बैज बिल्ले अपने हटा रखे थे। इससे लड़की को विश्वास हो गया कि वह उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, इसलिए उसने शराब दिया था। न्यायालय ने इस सिराज बनाम डी रुंटजन के मामले में न्यायाधीश राइट महोदय ने कहा कि दुराशय प्रत्येक अधिनियम में अंतर्निहित होता है, यानी दुराशय सभी अधिनियमों में अंतर्निहित होता है जब तक कि इससे प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए। वहीं दूसरा केस है होब्स बनाम विंचेस्टर, 1910 का मामला है, और इसमें जो न्यायाधीश थे
उनका नाम न्यायाधीश कनेडी था और उन्होंने इस केस में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 1875 की धारा 116, 117 के अंतर्गत एक कसाई को अभियोजित किया गया था और इसलिए कसाई को अभियोजित किया गया था कि कसाई जो मांस बेच रहा था वह मानव उपयोग के योग्य नहीं था, क्योंकि कसाई को यह पता नहीं था कि वो जो मांस बेच रहा है वो मानव उपयोग के योग्य नहीं है, अतः उसे बेचने का उसका दुराशय नहीं था। इसलिए न्यायालय ने उसे दोष मुक्त कर दिया और न्यायाधीश कनेडी महोदय ने निर्णय देते हुए कहा कि अधिनियम की शाब्दिक व्याख्या करनी चाहिए, जब तक वह स्पष्ट न कर दे दुराशय लागू नहीं करना चाहिए। जब तक अधिनियम इस बात को न कह दे तब तक दुराशय लागू नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए दोनों जो जजमेंट हैं, एक में न्यायालय ने कहा, सिराज बनाम डी रुंटजन के मामले में न्यायालय ने कहा कि अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित होता, और होप्स बनाम विंचेस्टर के मामले में न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की शाब्दिक व्याख्या करनी चाहिए और जब तक अधिनियम ये न कह दे कि दुराशय लागू किया जाना चाहिए तब तक दुराशय को लागू नहीं करना चाहिए। परस्पर न्यायालय में विवाद है। अब हम कुछ इंग्लैंड के कुछ अन्य मामलों को भी देखेंगे जो दुराशय से संबंधित हैं। तो सबसे प्रमुख वाद आता है आर बनाम प्रिंस का। 1875 में ये मामला आया था और इसमें जो निर्णय दिया गया था वह न्यायमूर्ति ब्रामवेल के द्वारा दिया गया था। इस केस में ऑफेंसेज अगेंस्ट द पर्सन्स एक्ट 1861 की धारा 55 के अंतर्गत हेनरी प्रिंस को अभियोजित किया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 16 वर्ष से कम की एक अविवाहित लड़की को उसके पिता के संरक्षण से हटाया था। उन्होंने एक 14 साल की लड़की को, हेनरी प्रिंस जो थे वो 14 साल की लड़की को लेकर भाग गए थे और लड़की देखने में उसकी कदकाठी 18 वर्ष से कम की नहीं लग रही थी। हेनरी प्रिंस ने अपना बचाव लिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई और साक्ष्य तो नहीं था, न जानने का तरीका था। हमने लड़की से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। लड़की ने कहा हमारी उम्र 18 वर्ष है। इसलिए हम लड़की को लेकर गए थे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं 16 साल से कम उम्र की लड़की को उसके पिता के संरक्षण से हटा दूं। इसलिए हमारा दुराशय नहीं था, इसलिए हमें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि केवल लड़की के कथन पर उसके पिता के संरक्षण से हटा देना, इसमें दुराशय साफ साफ जाहिर होता है। इसलिए न्यायालय ने हेनरी प्रिंस को दंडित किया। अगला केस कंडी बनाम लिकाक, ये 1884 का मामला था और इसमें जो न्यायाधीश थे उनका नाम था लॉर्ड गोडार्ड। लॉर्ड गोडार्ड ने निर्णय देते हुए कहा कि कृत्य स्वयं में दोषी नहीं होता है, अगर मानसिक अवस्था इसे दोषी नहीं बनाती है। यानी कोई कार्य अपने में अपराध नहीं होता है अगर उसको करने की मानसिक अवस्था न हो।
जैसे अगर एक पागल व्यक्ति है, उसके द्वारा किसी की हत्या की जाती है, तो चूंकि पागल की मानसिक अवस्था नहीं होती है कि वह किसी की हत्या करना चाहता, इसलिए दुराशय के अभाव में उसे दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो कंडी बनाम लिकाक के मामले में न्यायालय ने कहा कि कृत्य स्वयं में दोषी नहीं होता है जब तक मानसिक अवस्था इसे दोषी नहीं बना देती। अगला केस आया आर बनाम टाल्सन। 1889 1889 का ये मामला था और इसमें भी ऑफेंसेज अगेंस्ट द पर्सन्स एक्ट 1861 की धारा 57 में के अंतर्गत मामला आया था। इसमें हुआ क्या था कि मिस्टर टाल्सन और मिस टाल्सन दोनों की शादी 11 सितंबर 1880 को हुई थी और एक वर्ष के अंतर पर ही 1881 में मिस्टर टाल्सन ने मिसेस टाल्सन का परित्याग कर दिया था। इसके बाद मिस्टर टाल्सन लापता हो गए थे। जो मिसेस टाल्सन थी, उन्होंने मिस्टर टाल्सन के पिता से, उनके भाई से पता किया तो पता चला कि मिस्टर टाल्सन अमेरिका जा रहे थे और जिस जहाज़ से अमेरिका जा रहे थे वह जहाज़ समुद्र में डूब चुका है। इस तरह से मिस्टर टाल्सन की मृत्यु हो गई। यह जानने के पश्चात 10 जनवरी 1887 को मिसेस टाल्सन ने अन्य व्यक्ति से शादी कर लिया। उसे भी पूरी बातें बता दी कि हमारी पहले शादी हो चुकी थी, हमारे पति अमेरिका जाते समय समुद्र में डूब गए। लेकिन दिसंबर 1887 में मिस्टर टाल्सन वापस आ जाते हैं और ऑफेंसेज अगेंस्ट द पर्सन्स एक्ट 1861 की धारा 57 के अंतर्गत द्विविवाह के लिए अपनी पत्नी मिसेस टाल्सन को अभियोजित करते हैं। अब मामला न्यायालय में आया। मिसेस टाल्सन ने कहा, हमने सद्भाव पूर्वक विश्वास किया था कि पति की मृत्यु हो गई है, इसलिए हमने दूसरी शादी कर दी। न्यायालय ने जजमेंट देते हुए कहा कि दुराशय अपराध के लिए आवश्यक है, पर यह अनम्य नियम नहीं है, यह रिजिड थ्योरी नहीं है, ये फ्लेक्सिबल थ्योरी है, ये लचीला सिद्धांत है और इसका बचाव मिसेस टाल्सन को मिल सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह जो मिसेस टाल्सन द्वारा जो दूसरी शादी की गई थी, यह एक दुर्घटना बस किया गया कार्य था और उन्होंने समुचित विश्वास किया था कि उनके पति की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि समय भी 7 साल के करीब हो गया था। तो इसलिए मिसेस टाल्सन को अपराध मुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात अगला केस आया रेक्स बनाम थॉमस व्हीट एंड स्टोक। 1921 का मामला था और इस केस में हुआ क्या था कि मिस्टर व्हीट की पत्नी जारता की दोषी थी। उनका संबंध विवाहित होने के बावजूद किसी अन्य पुरुष से था। मिस्टर व्हीट ने अपनी पत्नी के विरुद्ध विवाह विच्छेद का मामला लाया। उन्होंने अपने वकील से यह कहा कि आप हमें हमारी पत्नी से विवाह विच्छेद करवा दीजिए। मामला कुछ दिनों तक चलता रहा और एक दिन मिस्टर व्हीट ने अपने वकील से पूछा कि मामले में क्या हो रहा है। उनके वकील ने टेलीग्राम से जवाब दिया कि अब इस मामले में कुछ नहीं है, अब हम इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, अब इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं
और वकील ने मिस्टर वीट को कहा कि हम जितने भी मामले से संबंधित दस्तावेज और कागज हैं हम आपको भेज देंगे। इतनी बात जब मिस्टर वीट ने सुना तो चूंकि मिस्टर वीट कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको उनके पास शिक्षा का अभाव था, तो उन्हें लगा कि उन्हें विवाह विच्छेद मिल गया है, तलाक मिल गया है। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने पुनः दूसरी महिला से शादी कर ली। अब मामला उनकी पहली पत्नी ने द्विविवाह का मामला उनके ऊपर लाया। न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि यहाँ मिस्टर वीट को विधि द्वारा बचाव नहीं दिया जा सकता है कि उनका आशय नहीं था या उन्होंने सद्भावपूर्वक कार्य किया था, क्योंकि यहाँ यह विश्वास करना कि सद्भावपूर्वक यह विश्वास करना है कि उनका तलाक हो गया है, यह उन्हें बचाव नहीं दिला सकता है। इस तरह से मिस्टर वीट को दंडित किया गया। इसके बाद निकोलस बनाम हॉल, इसमें न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि मनःस्थिति सभी अपराधों में आवश्यक है, पर इसे अधिनियम में दिए गए शब्दों एवं परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स बनाम पाइमर, इस मामले में न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि अपराध निर्धारित करने के लिए चाहे वह कॉमन लॉ हो चाहे सांविधिक दुराशय आवश्यक है, पर अभियुक्त उसमें दुराशय की अनुपस्थिति साबित कर बच सकता है। यानी चाहे वो संविधिक अपराध हो चाहे कॉमन लॉ हो, अगर दुराशय आवश्यक है फिर भी अभियुक्त उस मामले में दुराशय की अनुपस्थिति साबित कर अपना बचाव कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको अभियोजित करता है और वह कहता है कि आपने दुराशय के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या की, तो आप इस मामले को साबित कर सकते हैं कि हमने जो हत्या की है वो एक्सीडेंटल था, हमारा कोई दुराशय नहीं था, मेंसरिया नहीं था कि हम दूसरे व्यक्ति की हत्या करें। अब आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये पूछ लिया जाता है, वह केस है ब्रेड बनाम वुड, 1946 का मामला है। इसमें न्यायालय ने कहा, न्यायालय ने मनःस्थिति अर्थात दुराशय अर्थात मेंसरिया के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया है। तो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि किस केस में न्यायालय ने मनःस्थिति के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया है, तो केस का नाम है ब्रेड बनाम वुड, 1946 का मामला है। अब हम भारत में मेंसरिया के सिद्धांत को देखते हैं कि भारत में मनःस्थिति या दुराशय का सिद्धांत क्या है। तो भारत में जो भारतीय दंड संहिता है उसमें मेंसरिया अर्थात दुराशय के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है कि भारतीय दंड संहिता में मेंसरिया या दुराशय के सिद्धांत को अपनाया ही नहीं गया है। भारतीय दंड संहिता में भी दुराशय से संबंधित दो प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। पहला, अपराधों में जो अपराध की परिभाषाएं आईपीसी भारतीय दंड संहिता में दी गई हैं उसमें कुछ शब्द दे दिए गए जो कि दुराशय से जुड़े हुए हैं, जैसे कपटपूर्ण, बेईमानीपूर्ण, शिक्षापूर्वक, ऐसे शब्द देकर
कुछ अपराधों में दुराशय को शामिल कर दिया गया और भारतीय दंड संहिता में एक अध्याय दिया गया है, अपवादों के बारे में दिया गया है और अपवादों में दुराशय की अनुपस्थिति मानी जाती। ये ध्यान रखिएगा कि जो सामान्य अपवाद दिए गए हैं उसमें दुराशय नहीं होता, तभी तो उसका बचाव लिया जाता है। इसलिए सामान्य अपवादों में दुराशय नहीं होता। परंतु अब भारतीय न्यायालय भी मेंसेरिया के सिद्धांत को लागू करने लगे हैं और अब यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता में भी अपराध के आवश्यक तत्व के रूप में दुराशय को शामिल कर लिया गया है। अगर न्यायालय का नज़रिया देखें तो भारत में राबुला हरिप्रसाद राव बनाम स्टेट 1951 का मामला उच्चतम न्यायालय ने इसे निर्णीत किया और इस केस में कंडी बनाम लिकाक में दिए गए निर्णय का अनुसरण किया गया। आपको याद होगा कि कंडी बनाम लिकाक का जो केस था 1884 ईस्वी में लॉर्ड गोगार्ड ने इसे निर्णीत किया था और लॉर्ड गोगार्ड ने इसमें कहा था कि कार्य स्वयं में दोषी नहीं होता है जब तक कि मानसिक अवस्था इसे दोषी न बना दे। तो राबुला हरिप्रसाद राव बनाम स्टेट के मामले में न्यायालय ने कंडी बनाम लिकाक में दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए कहा कि जब तक विधि द्वारा अपराध के आवश्यक तत्व के रूप में दुराशय को शामिल न किया गया हो तब तक कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होगा और तब तक कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होगा जब तक उसका मन दोषी न हो। इसके पश्चात महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएच जॉर्ज 1965 का मामला है और इसमें हुआ क्या था कि एक व्यक्ति मनीला जा रहे थे और उनका प्लेन मुंबई के हवाई अड्डे पे उतरा। जब जांच की गई तो उनके पास 34 केजी सोना मिला था। तो उनको विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के अंतर्गत अभियोजित किया गया। चूँकि उन्होंने जो अपनी यात्रा वो कर रहे थे उसमें उन्होंने अपने सामान में उस 34 केजी सोने के बारे में कुछ नहीं बताया था। उच्चतम न्यायालय ने उनको दोषी करार दिया और न्यायालय ने कहा कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 विदेशी मुद्रा की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, इसलिए भले उनका दुराशय न रहा हो लेकिन उन्होंने अधिनियम का उल्लंघन किया है और इस अधिनियम की व्याख्या कठोरता से करनी चाहिए, तभी हम विदेशी मुद्रा की सुरक्षा कर सकते हैं। अतः उनको दोषी करार दिया गया। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण केस है नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1966 का मामला था और इसमें न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मनःस्थिति अपराध का एक आवश्यक तत्व है और दुराशय को अपराध का आवश्यक तत्व तब तक माना जाए जब तक कोई विधि स्पष्ट शब्दों द्वारा इसे आवश्यक तत्व मानने से इनकार न कर दे। इस प्रकार
नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश का जो केस है ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके पश्चात आर बनाम देवेंद्र प्रताप जी पांडे के मामले में न्यायालय ने कहा कि चाहे अधिनियम की भाषा कितना भी विस्तृत हो, माना जाएगा कि दुराशय उसमें शामिल है जब तक कि वह अधिनियम स्पष्ट रूप से यह मना न कर दे। यानी चाहे अधिनियम की भाषा विस्तृत हो, लेकिन अधिनियम में ये माना जाएगा कि उसमें दुराशय पहले से शामिल है जब तक कि उस अधिनियम में स्पष्ट रूप से न लिख दिया गया हो कि इसमें दुराशय शामिल नहीं है। अगला केस यूबीआई बनाम जे अहमद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी कर्मचारी का दुर्व्यवहार दुराशय की श्रेणी में नहीं आ सकता है बशर्ते उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में दुराचरण का आरोप न लगा। तो इस तरीके से किसी कर्मचारी का दुर्व्यवहार सामान्यतः दुराशय की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन अगर उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में दुराचरण करने का आरोप लगा है तो वह दुराशय की श्रेणी में आ सकता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि सामान्यतः भारत में भी न्यायालय का यही नज़रिया रहा है कि दुराशय अपराध का आवश्यक तत्व है। अब कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें कि दुराशय न होने पर भी उस कार्य को अपराध मान लिया जाता है और ऐसे कुछ अपराध हैं जिनमें दुराशय की आवश्यकता नहीं होती है और वो अपराध होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कठोर दायित्व, पूर्ण दायित्व, सार्वजनिक उपताप, सांविधिक अपराध, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, राजद्रोह, व्यभिचार, अपहरण, सिक्कों एवं स्टाम्प का कूटकरण, ये जितने भी अपराध हमने बताए हैं इसमें दुराशय की आवश्यकता नहीं होती है और दुराशय न होने पर भी इनको अपराध घोषित किया गया है। तो चाहे आपका दुराशय हो या न हो, अगर आप अपहरण करते हैं, व्यभिचार करते हैं, राजद्रोह करते हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करते हैं, सिक्कों या स्टाम्प का कूटकरण करते हैं, कठोर दायित्व के अंतर्गत, पूर्ण दायित्व के अंतर्गत, सार्वजनिक उपताप के अंतर्गत, सांविधिक अपराध के अंतर्गत, आप दोषी होंगे भले दुराशय न हो। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसे अपराधों को बिना दुराशय के कुछ कार्यों को अपराध घोषित कर दिया गया, इसके पीछे भी कारण है। तो पहला कारण ये है कि कुछ ऐसे मामले इसमें होते हैं जिसमें दंड गंभीर नहीं होते, तो छोटे मोटे दंड दिए जाते हैं, इसलिए उसमें दुराशय को ढूंढना गलत होता है, इसलिए उनको अपराध घोषित कर दिया गया। नंबर 2 अगर देखें तो जनता को पहुंची क्षति दंड की अपेक्षा अधिक होती। अब जैसे पब्लिक न्यूसेंस, अब इसमें जो अपराधी को दंडित किया जाता है उससे ज़्यादा जनता क्षति पहले ही झेल चुकी होती है, इसलिए इसमें दुराशय को ढूंढना जरूरी नहीं होता है और बिना दुराशय के ही उस कार्य को अपराध घोषित कर दिया गया। इसके बाद नंबर 3, अपराध ऐसा होता है जिसमें सामान्यतया मेंसरिया के बारे में साक्ष्य नहीं पाया जा सकता है। तो कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें कि ये पता ही नहीं लगाया जा सकता है कि इसमें उस व्यक्ति का दुराशय था, मेंसरिया थी या नहीं थी। तो इसलिए ऐसे मामलों को भी बिना दुराशय के ही
अपराध घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से दुराशय पर एक संपूर्ण अध्ययन हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसके अगले एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद भारतीय दंड संहिता में दुराशय से संबंधित अधिनियम में कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों की व्याख्या पर एक वीडियो बनाऊंगा, जो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर देखेंगे। इस तरह से हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में यह अत्यंत लाभप्रद होगा। धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।